वो सब रात के 2 बजे उसी सड़क पर आकर फंस गए थे जिस पर पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी थी। और अब पता चला कि फिर वहीं से एक और लाश बरामद हुई है। वेद ने उस मृत पड़े शरीर को देखा। वो सुरजीत सिंह की लाश नहीं थी। दिमाग पर जोर डालने पर वेद को याद आया कि ये वही पुलिसकर्मी हैं शौर्य की मौत के बाद मीडिया को बता रहा था कि उन्होंने दैविक को पकड़ने का प्लान बनाया था। ओह नो, ये हो क्या रहा है? बस इतनी सी बात के लिए दैविक ने इसकी भी जान ले ली? या फिर इतने दिनों से मेरा दिमाग गलत दिशा में जा रहा है? ये सब कोई और तो नहीं कर रहा? नहीं, मैंने खुद देखा है आखिरी वक्त उसको दर्शन और शौर्य के साथ। लेकिन क्या इस पुलिस वाले को भी उसी ने मारा होगा? दिखने को तो वेद सड़क पर खड़ा था, लेकिन सोचते हुए वो अपने विचारों और सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया था। वो मुड़कर वापस कार की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी वहां से हटने को थी। कबीर उसे काफ़ी देर से कुछ कह रहा था, लेकिन वो अपनी ही सोच में गुम था। अगर इस कातिल में दैविक का हाथ है तो वो माफ़ी के काबिल नहीं है। क्या मुझे दैविक की तस्वीर पुलिस को दे देनी चाहिए? वो आगे भी सोचता, लेकिन तभी माधव की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बहार, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? वो बहार को चुप करवा रहा था। बहार का नाम सुनते ही वेद ने ध्यान दिया। वो उठ चुकी थी और कार से निकलकर सुबक रही थी। ओह, इसे शायद फिर से दौरा पड़ गया। वेद उसकी तरफ लपका। आर यू ओके? वो बहार से बोला। वो दैविक, वो आंसू पोंछती हुई बोलने को हुई तो वेद का दिमाग भरनाया। चुप करो यार तुम, उसी के चक्कर में इतना कुछ हो रहा है। लेकिन वो सुबकते हुए बोली। हाँ, वो ही है इन सब के पीछे। ये सब वो बोल ही रहा था कि कबीर ने उसका हाथ दबाकर उसे बोलने से रोका, क्योंकि वो पुलिस वाला उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसने अपनी टोपी सिर से उतारकर बगल में दबाई हुई थी। आखिर एक पुलिसकर्मी की मौत जो हुई थी। वेद एकदम से हड़बड़ा गया। आखिर वो उनकी तरफ क्यों आ रहा था? लेकिन वो सामान्य बना रहा। अगर चिंता के भाव रखता तो उसको शक न होते हुए भी हो जाता। आप सबको रात के इस समय असुविधा हुई, उसके लिए माफ़ी। अब आप लोग जा सकते हैं, वो पुलिस अधिकारी उनसे बोला, क्योंकि रास्ते में ये सब होने से वहाँ से आने जाने वाले लोग वहीं रुके हुए थे। वेद को पूछना सही नहीं लग रहा था, लेकिन उससे पूछे बिना रहा नहीं गया। ये इनकी मौत कैसे हुई? ये तो आपके विभाग में ही कार्यरत है ना? उसके पूछने पर पुलिस अधिकारी रुका। आप जानते हैं केशव को? उसने पूछा तो वेद अकचकाया। केशव? ओह, शायद उस पुलिसकर्मी का नाम होगा। जी कुछ खास नहीं, बस कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया की एक वीडियो में उनका बयान देखा था, इसलिए पहचान गया। वो एक लय में बोला, बिना किसी शब्द पर अटके। अच्छा, उस अधिकारी ने इतना ही जवाब दिया। वेद को उसके सवाल का जवाब मिला ही नहीं, तो उसने हिम्मत करके वापस पूछा, इसी सड़क पर पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी है, तो क्या ये भी उसी किलर का काम? हालांकि ये पूछते वक्त उसको डर भी लग रहा था। आसान थोड़ी था एक पुलिस अधिकारी से सवाल जवाब करना। लग तो रहा है। इसी सड़क पर और ठीक उसी तरीके से हत्या। हमें जल्द से जल्द उसको पकड़ना होगा। पुलिस वाला भी पूरी दिन की ड्यूटी से थका हारा उसके सवाल का आराम से जवाब दे गया। वेद के मन में काफ़ी सवाल थे, लेकिन उसको इसके आगे कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। पुलिस वाला भी अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। रास्ता खुल चुका था। वेद भी वापस अपनी कार की तरफ मुड़ा। बाहर को कबीर और माधव चुप करा रहे थे। माधव तो उसका सिर भी सहला रहा था। वेद को बुरा नहीं लगा। वो जानता था कि उसके दोस्त का मन और छुअन बुरी नहीं है, बस वो मजाकिया थोड़ा ज़्यादा है। वो बाहर की तरफ आया। चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूं ना यहाँ, वो प्यार से बोला तो कबीर और माधव उसे तिरछी नज़रों से देखने लगे। वो हड़बड़ा गया। चलो कार में बैठो, बहुत लेट हो गया आज, वो बोला तो वो दोनों उसकी तरफ आईब्रो उचकाते हुए कार में आ बैठे। कबीर, वेद है ना यहाँ, तू किसी बात की टेंशन मत लेना, माधव उसके मजे लेने के लिए कबीर से बोला। वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। वहीं वेद ने उन्हें आंखें दिखा दी। उसने देखा बाहर अब भी वहीं खड़ी कुछ सोच रही है। वेद ने दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर अंदर बैठाते हुए बोला, इतना मत सोचो। वैसे भी जिसके बारे में तुम सोचती रहती हो वो तुम्हारी सोच से बहुत उलट है। बाहर ने वेद को देखा। उसको ना कुछ सुनाई दिया था और ना कुछ समझ आया था, लेकिन वो ऐसे देख रही थी जैसे उसे देखकर गहरी उलझन में पड़ गई हो। ये फिर से कंफ्यूज लग रही है मेरी शक्ल को लेकर। दैविक है, दैविक नहीं भी लग भी रहा है, लेकिन लग क्यों नहीं रहा, वगैरह वगैरह। वेद मन में सोचने लगा। देखो, तुम अभी मुझे जो भी समझ रही हो, देव, वेद या फिर देवेद, उस सोच को फिलहाल साइड में रखो और अंदर बैठो। 3 बजने वाले हैं रात के।
वो वापस बाहर से बोला तो वो चुपचाप बैठ गई, बिना कोई जवाब दिए। वो सब घर आ गए और थके हारे जल्दी नींद के आगोश में चले गए। अगले कुछ दिनों तक ये केस अखबार के फ्रंट पेज पर रहा, क्योंकि इस बार किसी पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। वेद इन सब से वैसे ही थका हुआ था। वो अब बहुत बड़ी उलझन में अटका हुआ था। क्या उसे पुलिस को बता देना चाहिए कि इन सब मौत के पीछे एक मासूम से दिखने वाले शख्स का हाथ है? हाँ, शौर्य और दर्शन की हत्या के लिए वो उसे नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन एक बेकसूर पुलिस वाले की जान लेने के लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता था। वो कई बार सोचता कि वो इस बात का गवाह बने कि उसने खुद दैविक को उनका पीछा करते हुए देखा है, लेकिन वो अभी भी इस बात को लेकर उलझा हुआ था कि क्या सच में उस पुलिस वाले को दैविक ने ही मारा है। ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने ये किया हो और उस जगह को चुना हो, ताकि अगर छानबीन हो भी तो शक उसी किलर पर जाए। खैर, कुछ देर में ही उसका दिमाग परेशान हो जाता तो वो इस सोच का पीछा छोड़ देता। फिर एक सुबह वेद गहरी नींद में सोया था। रात को ही उसकी और बाहर की किसी बात पर बहस हो गई थी, तो काफ़ी देर तक बाहर मुंह फुलाए हॉल में ही बैठी रही। फिर जैसा कि वेद को उससे फर्क पड़ने लगा था, वो भी सोने नहीं गया। वो भी वहीं सोफे पर बैठा रहा और उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। उसे पता भी ना चला कि बाहर आराम से कमरे में जाकर सो गई थी। फिर जब नींद खुली तो वो जाकर कमरे में सो गया और अब खर्राटे भर के सोया हुआ था। तभी उसके कानों में तेज म्यूजिक की आवाज़ पड़ी। उसने सिर खुजाते हुए आंखें खोली तो तेज म्यूजिक, वो भी उसके घर में। कैसे? ये कहाँ बज रहा है यार सुबह सुबह? वो जम्हाई लेता हुआ उठ बैठा, लेकिन अच्छी तरह से होश आने पर उसे पता चला कि ये उसके घर में ही बज रहा है। बाहर कहीं बजता तो इतनी भयंकर आवाज़ न आ रही होती। मैं अपने घर डीजे कब लाया? वो सिर खुजाता हुआ ही उठ खड़ा हुआ। फिर एकदम से याद आया, हाँ, उस कार्टून को टेलीविज़न खरीदकर मैंने ही तो दिया था। वो सोचते हुए कमरे से बाहर निकल आया। यहाँ आवाज़ और तेज हो गई थी, क्योंकि टीवी उसने हॉल में ही सेट करवाया था। उसने ऊपर से हॉल में नज़र मारी। बाहर टीवी स्क्रीन के बिल्कुल करीब खड़ी रहकर गाने सुन रही है, वो भी फुल वॉल्यूम में। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। बाहर निरंतर स्क्रीन पर दिख रहे शाहरुख खान को ही निहारे जा रही थी। गाना जारी था। ऊपर वेद अपने कानों पर हाथ रखे खड़ा था। उसका ध्यान इस बात पर था कि वो कितना गौर से फिल्म के नायक को देख रही थी। हो, मैं क्या कम हूँ शाहरुख खान से? वो अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाता हुआ बोला। फिर कुछ पल बाद उसे अपने ही कहे वाक्य से चिढ़ हुई। कैसी बातें करने लगा हूँ मैं? और ये खुद के कान और नज़रें तो कमज़ोर करेगी ही, साथ में मेरे भी कान के पर्दे फाड़ेगी। वो सीढ़ियाँ पार करता हुआ नीचे पहुँच गया और टेबल पर रखा रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। इसी के साथ जैसे बाहर का सम्मोहन भी टूट गया। उसकी गर्दन और वो खुद एक झटके से पीछे घूम गई। उसने देखा रिमोट वेद के हाथ में है। अरे, उसने बहुत लंबा सा अरे कहा। ये कौन सा तरीका है टीवी देखने का? वॉल्यूम इतनी कि पड़ोसी तक शिकायत करने आ जाते अभी कुछ देर में। और कम से कम 25 सेंटीमीटर तो दूर रहो, नजरें गड़ाए बैठी हो उसमें। वो उसे डपट कर बोला। कितना अच्छा गाना आ रहा था और हीरो भी। वापस चला। वो बोली, नहीं, सुन लिए गाने, चलो दूर हटो टीवी से। खामखा नींद खराब कर दी मेरी। तो तुम बदला ले रहे हो मुझसे, इसलिए नहीं देखने दोगे अब? वो मुंह फुलाकर बोली, मुझे शोर पसंद नहीं। वो रिमोट अपने लोअर की पॉकेट में रखता हुआ बोला, तो तुम्हें शाहरुख खान तो पसंद होगा ना? वही आ रहा था टीवी पर। वो उम्मीद में बोली, शायद अब वे टीवी ऑन कर दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पसंद। वो पीछा छुड़ाने के लिए बोला, तुम्हारे इस पाप के लिए गरुड़ पुराण में भी अलग से सजा लिखी गई है। देखना, कोई ऐसा मिलेगा तुम्हें जो तुम्हें पसंद ही नहीं होगा। वो गुस्से से घूरती हुई कमरे में चली गई। वेद को उसकी इस बात पर हंसी आ गई। मुझे तुम पसंद नहीं हो, वो मुस्कुराते हुए एकदम से बोल पड़ा। फिर जब हंसी रुकी तो अपनी बात का अर्थ निकालने लगा। पता नहीं क्या क्या बोलने लगा हूँ मैं। वो अपनी नज़रों से ही खुद को छिपाता हुआ वापस कमरे में चला गया। कुछ दिनों बाद आज एक बार फिर कबीर और माधव वेद के घर आए थे। इस वक्त भी वो दोनों लड़ रहे थे। तुम ना बहुत ज़्यादा बोलती हो, वेद अपने कानों पर हाथ रखकर कह रहा था। तुम्हारे कान ही कमज़ोर है, जिन्हें टीवी और मेरी दोनों की आवाज़ पसंद नहीं, वो भी बराबर लगी हुई थी। तो तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकती? नहीं, मैं तो बोलूँगी, बल्कि शुक्र मनाओ मेरे आने के बाद ही तुम थोड़ा बोलने लगे हो। कम से कम पता तो चलता है कि इस घर में इंसान भी रहते हैं। वो फिर दैविक समझ के बोल गई, क्योंकि दैविक ही कम बोलता था। मैं कभी कम बोलने वालों में से नहीं रहा, बस तुम्हारे आने के बाद झगड़ने जरूर लगा हूँ। हाँ, मैं जो हूँ तुमसे झगड़ने वाली। वेद ने उसे घूरा। रहने दो,
मैं नहीं डरने वाली, क्योंकि तुम घूरने से ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। ओह गॉड, दिमाग रद्दी कर दिया है तुमने मेरा। वो परेशान होकर बोला। हाँ तो रद्दी दिमाग रखने की आदत डाल लो, मुझे तो झेलना ही पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कहकर उसने मुंह फेर लिया। वेद उसकी ये बात सुनकर चुप रह गया। अब उसे यहाँ से निकालना कौन चाहता था? वेद का बस चलता तो वो खुद ही उसे यहाँ रोक लेता, लेकिन दैविक का ख्याल आते ही वो अपने अंदाज बदलकर बोला, मैं नहीं निकालूंगा, शायद तुम खुद ही चली जाओगी। बाहर उसकी बात से तमकती हुई उसकी तरफ घूमी और कुछ बोलने को हुई उससे पहले, अरे अरे, कितना लड़ते हो यार तुम दोनों। कबीर और माधव आगे आते हुए बोले, जो कब से दरवाजे पर खड़े उनका झगड़ा देख रहे थे। ये लड़ती है मुझसे, ये लड़ता है मुझसे, वो दोनों एक साथ बोले और फिर एक दूसरे को घूरने लगे। अरे लड़ना झगड़ना गलत बात, माधव बोला और कबीर वेद को लेकर सोफे पर बैठ गया। माधव ने अपनी जेब से गुलाब निकाला। वेद की नज़र पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया एक पल को, लेकिन वो अपनी जगह से उठा नहीं। किस हक से उठता? वो बस बैठा देखता रहा। दिस इज फॉर यू बहार। वो औपचारिकता से ही वो गुलाब बहार की ओर बढ़ाकर बोला, बहुत सुंदर, तुम कितने अच्छे हो माधव। बहार ने खुशी से वो गुलाब ले लिया। बस अभी रास्ते में दिखा तो सोचा कि तुम्हारे लिए ले चलूं, वो मुस्कुराता हुआ बोला, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में ऐसा वैसा कुछ नज़र नहीं आया। तो वेद ने चैन की सांस ली। तुम बहुत स्वीट हो, काश तुम्हारे दोस्त भी थोड़े से तुम्हारे तरह होते, वो वेद को निशाने पर रखती हुई बोली। कबीर ने उसकी बात को समझते हुए अपनी हंसी रोकी और वेद के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, सॉरी बहार, हमारा दोस्त इस मामले में थोड़ा बोरिंग है। पता है ये ज़रूरत पड़ने पर किसी को अपनी किडनी दे दे, लेकिन दिल कभी ना दे। वो जाते जाते सच बोल गई, लेकिन वेद ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। उसकी नज़र अब भी उसके हाथ में पकड़े गुलाब की तरफ थी। बहार किचन में चली गई। कबीर ने वेद की नज़रों का पीछा किया तो वो बोला, अरे यार, माधव के मन में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी इस बात पर वेद ने उसे नासमझी से देखा। कबीर वापस बोला, सॉरी, उस दिन बस हम मजाक कर रहे थे, तुम्हें परेशान करने के लिए। हाँ यार, माधव भी बैठता हुआ बोला। उनकी इस बात पर वेद के पसीने छूट गए। भला वो क्यों परेशान होने लगा? और इन दोनों को वेद में ऐसा क्या बदलाव कब दिखा? उसे अपने ही बदले अंदाज से शर्म सी आने लगी। वो अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला, मुझे क्या, बस वो चली जाए जल्द से जल्द। उसको ये बोलते वक्त भी तकलीफ महसूस हो आई थी। उसकी बात और उसकी तकलीफ को समझकर कबीर एकदम से बोला, ओह वेद, अब अपने गुस्से की बजाय अपनी भावनाओं को शब्द दे। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। भावनाएं? कौन सी भावनाएं? और कब जागी? खैर छोड़ो। इसका एहसास उसे खुद न चला तो उन दोनों ने कब महसूस कर लिया ये सब? क्या ये सच था कि बाहर के क्या मायने हो गए हैं अब उसकी ज़िंदगी में? उसके चले जाने पर यह घर किस कदर खाली हो जाएगा। जैसा पहले था, नहीं, पहले जैसा भी था, सुकून से था, लेकिन अब शायद सुकून की एक एक बूंद तक छिन जाएगी उससे। ओह, आखिर वो रोक क्यों नहीं सकता उसे अब भी लगता था कि बाहर उसे ही चाहती है। जब उसके दिमाग से ये दैविक और वेद के बीच की पट्टी हट जाएगी, तब वो पाएगी कि उसने वेद को चाहा है। दैविक तो परिस्थितियों के अनुसार उसकी जिद बन के सामने आ रहा है बस। दैविक, हाँ दैविक, कल को वो आया और ले गया तो बाहर को। ये ख्याल आते ही वेद ने जहर का घूंट निगलते हुए बोलने की कोशिश में मुंह खोला, क्या, कौन सी, कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? वो ऐसे लड़खड़ाया जैसे शराब पी ली हो। अच्छा, तू कब से हकलाने लगा? कबीर ने उसे टोंट मारा और वेद को वो ऐसे लगा जैसे किसी ने तौलिया पानी में भिगोकर उस पर झरका हो, और वेद के चेहरे पर उस पानी के रूप में पसीने की बूंदें झलक आई, जिनको उसने मुंह पर हाथ फेरकर एक हथेली से समेट लिया। देखो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आखिर वेद ने कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढे, वो शब्द जो हर कोई कहता है जब भावनाएं छिपाने की बारी आती है। तो तू समझता है कि बाहर का आधी रात में उस सड़क पर मिलना, हम तीनों में से सिर्फ तुझे देव समझना, तेरे पीछे यहाँ तेरे घर तक चले आना, ये सब एक संजोग है बस। कबीर बिफर पड़ा। उसे लगा था कि वेद आसानी से ये बात एक्सेप्ट कर लेगा कि बाहर जरूरी है अब इस घर के लिए, उसके लिए, लेकिन वेद मुकर रहा था। कबीर, ये सब संजोग ही है, एक सुखद संजोग। बस इसमें करवाहट ये है कि वो मुझे देव समझकर यहाँ रुकी हुई है। वेद ने सच तो कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कुछ हद तक दर्द में डूबी हुई थी। मेरे भाई, वो रुक जाएगी, वो भी नहीं रह पाएगी तेरे बगैर। कबीर ने उसका हाथ अपनी दोनों हथेलियों में लेकर कहा, तो दूसरा हाथ माधव ने भी अपने हाथ में ले लिया और अपनी पलकें झपका दी, जैसे कह रहा हो कि कबीर सही कह रहा है।
वेद का मन किया कि वो उनका हाथ कसकर थाम ले और कहे कि हाँ, उसके मन में भी अब तूफान सा उठने लगा है, लेकिन वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा। लेकिन वो अपने मन को कदमों तले दबाता हुआ बोला, उस मुसीबत को मैं क्यों रोकूंगा भला, उसे सारी उम्र झेलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कहकर वो फीका सा हंस दिया। कबीर और माधव तो उसके इस भद्दे से जोक पर हंस भी न पाए, लेकिन वेद अपने मन की व्यथा अपनी मुस्कुराहट में छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाँ, कबीर के लफ्जों से उसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ तो, या यूँ कहो कि बहुत कुछ महसूस करने लगा था बहार के लिए। कब करने लगा ये पता नहीं था, लेकिन वो सच्चाई जानता भी था और समझता भी था। नहीं चाहता था कि वो आज बहार का हाथ थाम ले और कल को दैविक आकर उसकी खुशियों को पैरों तले रौंद दे। दैविक, हाँ, इसी नाम पर आकर वेद के सारे विचार रुक जाते थे। इसी नाम पर आकर वो बहार को अपने मन से निकालने की कोशिश करने लगता था। वेद को सोच में डूबे देख कबीर अफसोस से बोला, तू पछताएगा यार, उसके चले जाने के बाद पछताएगा। पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब तेरी ये झूठी मुस्कुराहट बता रही है कि तुझे बहार हमेशा इसी घर में चाहिए। दैविक आएगा तब देखा जाएगा, और वैसे भी वो एक किलर है। बहार का क्या फ्यूचर होगा उसके साथ? उसका तो खुद का फ्यूचर खतरे में है। कबीर बोल रहा था, लेकिन वेद का ध्यान किचन की तरफ था, जहाँ से बहार अपने हाथों में चाय और नाश्ता लेकर आ रही थी। कबीर का ध्यान भी बहार की तरफ गया तो वो चुप हो गया। बहार ने चाय नाश्ता टेबल पर रख दिया और वहीं बैठ गई। चारों मिलकर चाय पीने लगे और हंसी मजाक चलने लगा, लेकिन वेद अब चुप सा हो गया था। वो चाय पीने के बाद भी कितनी ही देर तक खाली कप हाथों में लिए बैठा रहा, किसी गहरी सोच में गुम लग रहा था। बहार ने कबीर से आंखों के इशारे में पूछा कि इसे क्या हुआ। कबीर ने सब जानते हुए भी कंधे उचका दिए। बहार ने वेद के हाथ से कप ले लिया। चाय अच्छी लगी तो कह दो, मैं और बना देती हूँ। यूँ कप को क्यों घूर रहे हो? वेद को अपने हाथों पर ससराहट महसूस हुई तो उसका ध्यान टूटा। हाँ, उसने जैसे सुना ही न था। चाय पियोगे? और बहार ने अपनी बात दोहराई। नहीं, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। हाँ, नहीं। ये हकला क्यों रहे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहकर बहार ने उसकी कलाई हाथों में पकड़ी और कान के पास ले जाकर उसकी नब्ज सुनने लगी। हे, ये क्या हरकत है? वेद ने हड़बड़ाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं तो देख रही थी कि तुम्हारे हाथ वाली धड़कन धड़क रही है ना, वो बोली तो वेद ने उसकी बेवकूफ़ी पर उसे घूरा। वही कबीर और माधव की हंसी छूट गई। देखी इसकी बेवकूफ़ी? वेद शांत भाव से उन दोनों को बोला। अरे यार, मासूम है वो। कबीर हंसते हुए ही बोला। मैंने क्या कर दिया अब? बहार को समझ नहीं आया कि वो हंसे क्यों। हाथ की धड़कन, नब्ज कहते हैं उसे, और उसको सुनकर तुम मेरी तबीयत देख रही हो या मेरा जिंदा या मुर्दा होने की पुष्टि कर रही हो? वेद का दिमाग वैसे ही खराब था। वो थोड़ा ज़्यादा ही रूड होकर बोल गया। बहार को उसके ये लफ्ज बिल्कुल पसंद नहीं आए, या यूँ कहो कि चुप गए। वो शांति से उठ गई। मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। मुझे लगता है तूने नाराज कर दिया उसे। माधव जाती हुई बहार को देखकर वेद से बोला। होती है तो हो जाए नाराज, वो तुनक्कर बोला। अपनी फीलिंग्स को छिपाने के लिए इतना सख्त भी मत बन वेद। कबीर ने कहा। कौन सी फीलिंग्स? और मैं हमेशा से ही सख्त था, अभी तो नहीं हुआ ना। ओके ओके, बस जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए। कबीर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। चलते हैं, कल मिलेंगे बॉस, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वेद ने निगाह उठाकर उसे घूरा। हाँ यार, बॉस नहीं वेद, कबीर वापस बोला। वेद उनका बॉस ही था, लेकिन ये वाक्य सिर्फ कहने के लिए ही था। वेद कभी उनसे बॉस की तरह पेश नहीं आया था, ऑफिस में भी नहीं। कबीर और माधव चले गए। वेद वहीं सोफे पर बैठा रह गया। कुछ पल बीते। वेद को एहसास हुआ कि वो सच में कभी कभी बहुत सख्ती से पेश आता है बाहर से। वो उठा और बाहर के कमरे की तरफ चला गया। उसने कमरा अंदर से बंद नहीं किया था। थोड़ा सा धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया। वेद अंदर आया और बाहर को देखा। वो सो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन टेबल लैंप की रोशनी में वेद उसका चेहरा देख पा रहा था। कुछ पल वेद उसे देखता रहा। बाहर वो शख्स थी जिसने उसकी इस 3 मंजिला इमारत को घर बनाया था। उसके आने के बाद ही तो इस घर में हंसी की आवाज़ गूंजने लगी थी। उससे पहले तो ये मकान वीरान सा लगता था, एक खंडहर के समान। आई एम सॉरी, मैं नहीं समझ पा रहा अभी कुछ, लेकिन मैं अपने आप को आने वाले दुख से बचा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें रोक लूँगा, लेकिन तुम जो अपने दिमाग में ये बैठा चुकी हो कि तुम्हें दैविक से प्यार है, तुम इसके चलते यहाँ नहीं रुकोगी ना। वो बेबस सा बोला और वहाँ से चला गया। बाहर ने उसके जाते ही आंखें खोली।
वेद जो बोल रहा था वो सब तो बाहर ने नहीं सुना, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था उसने। मुझे देखने आए थे सोने से पहले। वो मुस्कुराई और करवट लेकर सो गई। अगले कुछ दिन तक वेद थोड़ा मायूस रहा। ऑफिस में भी चुप चुप रहता, लेकिन अपना काम बखूबी देख रहा था। आखिर वो अपने काम के प्रति लापरवाह बिल्कुल नहीं था। कबीर और माधव के सामने तो वो सामान्य ही बना रहता, लेकिन कबीर समझ रहा था कि उसके कहने के बाद वेद वो सब ज़्यादा महसूस कर पा रहा है। वेद आज भी उदास सा ही घर लौटा था। बाहर को उसकी ज़िंदगी और इस घर में आए 10 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, और इस 10 महीनों में कुछ बदला था। वो था वेद का बाहर के प्रति मन और भावना। वो आकर सोफे पर निढाल सा बैठ गया। काम तो उसके पास हमेशा ही ज़्यादा रहता था, लेकिन कुछ दिनों से वो बेमन काम में लगा हुआ था तो थकान भी ज़्यादा हो जाती थी। उसे देखकर बाहर हॉल की तरफ आ गई। आजकल वेद का व्यवहार वो भी नहीं समझ पा रही थी। तुम आ गए। वो बोल ही रही थी कि वेद ने टोका, एक कप चाय मिलेगी? हाँ तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। वो किचन की तरफ चली गई। कितना कुछ तो बदल गया था। कहाँ वो उसको किचन में घुसने नहीं देता था। बाहर ने चाय चढ़ाई और किचन के दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। वो वेद को देख रही थी। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगा था। शायद काम का प्रेशर या कुछ और। फिर पूछ भी तो नहीं सकती। क्या पता वो उस पर कब भड़क जाए और क्या पूछती। वो भी सब कुछ कहाँ बता पाई थी उससे। कब बता पाई कि कैसे उसके जज्बात बढ़ रहे थे। वो खुद ही असमंजस में पड़ी रहती थी। वेद को क्या और कैसे समझाती, कैसे बताती कि वो अब बहुत कुछ कहना चाहती है वेद से और कुछ सुनना भी चाहती है, लेकिन वो नकार देगा। पहले भी तो नकार चुका है। वो तो कहने ही वाली थी कि उसके इस रूप से उसे प्यार हो गया है, लेकिन वेद ने कहने से पहले ही चुप करा दिया था उसे। वेद का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा और बिना कोई जवाब दिए साइड में रख दिया। बाहर उसे ही देख रही थी। इतने में चाय उफन आई तो वो हड़बड़ाकर गैस तक आई। थोड़ी देर बाद 2 कप में चाय छानकर हॉल में ले आई। उसने चाय टेबल पर रखी और उसी सोफे पर बैठ गई जिस पर वेद बैठा था। अमूमन वो बगल वाले सोफे पर बैठती थी, लेकिन अब वेद की आंखों में कुछ तो बदल रहा था उसके लिए। उसी हक के तहत वो उसके साथ ही बैठ गई। फिर चुपचाप साइड में रखा उसका फ़ोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर मिसेज कश्यप नाम की मिस्ड कॉल शो हो रही थी। उसने फ़ोन वापस रख दिया। उसे ये पता था कि वेद अपनी माँ को मिसेज कश्यप कहता है, लेकिन क्यों, ये बात बाहर नहीं जानती थी। पूछूं इससे कि अपनी ही माँ से इतना क्यों चिढ़ा रहता है ये। मेरे सामने भी तो लड़ाई की थी। फिर बाहर को लगा कि कहीं वो गुस्सा न हो जाए। उसका मूड तो वैसे भी खराब लग रहा था अभी। पूछ ही लेती हूँ। वैसे भी इसके गुस्से की आदत है मुझे। कितने दिन से डांट भी तो नहीं खाई इससे। सोचकर बाहर ने वेद को देखा। वो सुकून से चाय पी रहा था। उसको सुकून में देखकर बाहर चुप रह गई और खुद भी चाय का कप उठा लिया। चाय अच्छी बना लेती हो तुम, वो थकी सी आवाज़ में बोला। तो बाहर मुस्कुरा दी, इसलिए नहीं कि वेद ने उसकी तारीफ की, बल्कि उसे चाय के मामले में वेद की पहली तारीफ याद आ गई, जब वेद ने उसकी बनाई हुई चाय की तारीफ कुछ इस तरह की थी, चलो बातें बनाने के अलावा भी तुम्हें कुछ बनाना आता है। उसने मुस्कुराते हुए चाय का घूंट लिया। वाकई अच्छी बनी थी। कुछ देर में वेद ने खाली कप वापस ट्रे में रख दिया तो बाहर ने बात करने की हिम्मत जुटाई। ये मिसेस कश्यप तुम्हारी माँ है ना? उसने बिना कोई लाग लपेट किए सीधा सवाल किया। उसके सवाल पर वेद ने उसे अजीब तरीके से देखा तो वो घबराई। मतलब मैं जानती हूँ वो तुम्हारी माँ है, लेकिन तुम उनसे बात क्यों नहीं करते, उनके साथ क्यों नहीं रहते? उसने घबराहट में ही सही, लेकिन पूछ लिया। वेद कुछ देर चुप रहा, फिर वापस सामने देखते हुए निराश सा बोला, सच में जानना चाहती हो? बाहर ने हामी भरी। मेरे पिता की डेथ हो गई थी करीबन 15 साल पहले। तब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। कुछ सालों तक बीमार ही रही। मैं छोटा था, लेकिन सब समझता था कि वो अब कैसे अकेले रहेगी। जवाब था शायद यादों के सहारे। रिश्तेदारों ने थोड़ा साथ दिया। उनको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भानु कश्यप। इलाज थोड़ा लंबा चला, लेकिन वो ठीक हो गई। इस बीच डॉक्टर और उनके बीच पता नहीं क्या बात हुई। पता नहीं क्यों उन्होंने उस डॉक्टर को अपना हमसफ़र चुन लिया। मैं कुछ दिनों तक उनके साथ रहा। फिर जब सब समझ आया तो अपने इस घर में लौट आया, मेरे पापा के घर में। मुझे नफरत सी हो गई उनसे। कैसे वो मेरे पापा को बुलाकर किसी और के साथ चली गई। वेद कहकर रुका। बस इतनी सी बात के लिए तुम उनसे इतना दूर हो गए? बाहर ने कहा। इतनी सी बात? वो उसकी तरफ अजीब से भाव लिए पलटा। हाँ, इतनी सी ही तो बात है। देखो, तुम्हें ये लगता होगा कि अकेले जिया जा सकता है, क्योंकि अब तक तुम्हें अकेले रहने की आदत है, लेकिन पूरी उम्र तो अकेले नहीं काटी जा सकती ना।
आज नहीं तो कल तुम्हें भी अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत होगी। ये अकेलापन तुम्हें काटने को दौड़ेगा। ज़िंदगी में किसी के संबल की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द को औरत ज़रूरी है या औरत को मर्द, बल्कि सच ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तुम्हारे पापा चले गए, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली। इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने तुम्हारे पापा को भुला दिया या उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। लेकिन तुम उनके बारे में तो सोचो, कितनी उम्र होगी उनकी जब तुम्हारे पापा चले गए? 35, ज़्यादा से ज़्यादा 40। लेकिन ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी का बोझ काफ़ी आगे तक ढोना पड़ता है। लेकिन जब कोई हमसफ़र साथ हो तब इंसान ज़िंदगी को जीने लगता है, काटता या ढोता नहीं। बहार ने बोलना शुरू किया तो बोलती ही गई और वेद उसे देखता ही रह गया कि वो इतनी समझदारी की बातें भी कर सकती है। वो अकेली कहाँ थी? मैं था ना उनके साथ, वो बोला। तुम तो बच्चे हो उनके, बात हम सफ़र की है। हम सफ़र शब्द में ही अर्थ है, जो इस ज़िंदगी के सफ़र में हर कदम पर साथ रहे। तुम बेशक उनका ख्याल रखते, लेकिन उनका अकेलापन एक हमसफ़र के अलावा कोई नहीं बांट सकता था। तुम्हारा अपना काम है, कल को तुम्हारी फैमिली भी होगी, तब भी क्या तुम उनको उतना ही वक्त दे पाते? नहीं ना। तो उन्होंने गलत कहाँ किया? मुझे तो उनका फैसला कहीं से भी गलत नहीं लगा। हाँ, तुमने ज़रूर बहुत गलत किया है उनसे उनका बेटा छीनकर। वो आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हो आई थी। वेद उसकी बातों को सुनता समझता ही रह गया। उसे उससे ये उम्मीद कतई नहीं थी कि वो भी इस कदर समझदारी की बातें कर सकती है, और अब कर रही थी। तो उसके लफ्ज़ सीधे वेद के दिल में उतर गए थे। उसको आज से पहले कबीर ने कई बार ये बात समझाई थी, लेकिन शायद इतने अच्छे लफ्ज़ों में नहीं समझा पाया था, या फिर शायद बाहर के शब्द उस पर गहरा असर कर रहे थे। नतीजन अब वो अंदर से अपराध बोध हो उठा था। सांस फूल गई थी कि आज तक कितना गलत कर रहा था वो। हाँ, सही ही तो कह रही थी बाहर। ये अकेलापन एक वक्त में बहुत दुख दर्द देता है, जैसे वेद कुछ दिनों से महसूस कर पा रहा था कि बाहर के जाने के बाद वो अकेला हो जाएगा, बिल्कुल अकेला। इतने से दिनों में वो अपने दुख से परेशान था, तो अपनी माँ को कभी क्यों नहीं समझ पाया? नहीं, वो गलत था जो अपनी माँ को गलत ठहराता आया था अब तक, लेकिन अब नहीं। वो अभी जाएगा, माफ़ी मांगेगा उनसे। पिछले 10 सालों की, कैसे वो एक माँ से उसका बेटा छीने बैठा था, वो भी 10 सालों से। हाँ, वो माफ़ कर देंगी। एक माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रह सकती। ये तो बच्चे ही होते हैं जो अपने माँ बाप को तकलीफ दे जाते हैं। वेद से अब सहन नहीं हुआ। लगा जैसे कि अगर अब न गया तो बहुत देर न हो जाए। वो उठ खड़ा हुआ और कार की चाबी उठाकर बाहर की ओर बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? बाहर ने पूछा। अपनी माँ से मिलने, वो बिना मुड़े बोला। साथ ही बाहर के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उसने कई सालों बाद अपनी माँ को माँ कहा था। वेद ने एक घर के बाहर कार रोकी और उतरकर अंदर की ओर बढ़ गया। दहलीज पर आकर उसके कदम झिझके, लेकिन हिम्मत करके उसने अंदर कदम रखा। उसकी माँ शिवानी जी सामने सोफे पर अपना फ़ोन लिए उदास बैठी थी। जाहिर सी बात है, उन्होंने वेद को कॉल किया था और उसने नहीं उठाया, इसलिए वो उदास थी। पास ही के सोफे पर भानु भी बैठे थे। वेद अंदर आया और हॉल में नजरें घुमाई। बगल की दीवार पर उसके पिता अरुण की तस्वीर लगी हुई थी। उफ, वो कितना बेवकूफ़ था जो ये समझ बैठा था कि उसकी माँ ने उसके पिता को भुला दिया। वेद, शिवानी जी की आश्चर्य भरी आवाज़ आई। वो जितना जल्दी उठ सकती थी उठी और वेद तक एक झटके में आ पहुंची। वेद, तू आ, उनसे बोलते नहीं बन रहा था। वेद को अचानक वहां देखकर वेद नहीं, वेदांत, उसने कई दिनों बाद अपना पूरा नाम लिया, और ये कहते ही वो भावुक हो उठा। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। कि क्या हुआ, तू ठीक? वो कहती कि वेद उनके गले लग गई। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जो मैंने किया वो फपक पड़ा। इतने दिन बाद अपनी माँ से मिलके उसके आंसू नहीं संभल पाए। तूने कुछ नहीं किया। शिवानी जी भी रो पड़ी। उनकी खुशी जाहिर होने वाली नहीं थी आज। वो काफ़ी देर अपनी माँ से लिपटा खड़ा रहा, फिर उनसे दूर होकर बोला, मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। फिर भी भूल जा बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। वो अपने खुशी के आंसू रोकते हुए बोली। उसके बाद जो दोनों में बातें चली वो बहुत लंबी थी। वेद ने भानु जी से भी माफ़ी मांगी और अपनी माँ से हर दूसरी बात में माफ़ी मांगता रहा। उसने आज शिवानी जी के हाथ से ही खाना खाया। आधी रात तक उनका हाथ थामे उनसे बात करता रहा। अच्छा, बहू कैसी है? मैं पूछना ही भूल गई, शिवानी जी ने अचानक पूछ लिया। तो वेद हड़बड़ा गया। कौन सी बहू? उसके दिमाग में अचानक से सवाल गूंजा, लेकिन उसे याद आया कि ये सवाल उसने खुद भी बनाया है। उसने ही तो बाहर को अपनी वाइफ बताया था शुरुआती दिनों में। लेकिन अब झूठ कैसे बोले? वो माँ, वो मेरी पत्नी नहीं है।
वो बस किसी मुसीबत के चलते वहाँ रह रही है और मैं गुस्से के चलते बस ऐसा कह गया था। वो गर्दन झुकाए बोला। शिवानी जी कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे अगर वो तुम्हारी पत्नी बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहकर उन्होंने वेद के सिर पर हाथ फेरा। वही वेद चुप रहा। क्या बताता कि ये कितना बड़ा मसला है। अब मैं चलूँ और आप दोनों भी अब मेरे साथ रहेंगे। काफ़ी देर की बातचीत के बाद वेद ने उन दोनों से कहा। इस सवाल पर शिवानी जी ने भानु को देखा। आखिर वो भी अब अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी और उनका इकलौता वारिस वेद ही था। शिवानी जी की मन की बात समझकर अब की बार भानु जी बोले, हम जरूर तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद। वेद की सोच उनकी बात पर गहरा गई। उसकी शादी, उसने तो इस बात पर कभी विचार किया ही नहीं था। कोई नहीं, वो कुछ दिनों में उनको साथ चलने के लिए मना ही लेगा। वो विदा लेकर बाहर आ गया। आज वो बहुत खुश था, दिल से खुश। ओह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू बहार, थैंक यू सो मच। वो कार ड्राइव करता हुआ खुद से ही कहे जा रहा था। सच कहता है कबीर, तुमसे मिलना सिर्फ एक संजोग नहीं। वो खुशी से झूम उठा था। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो बेवजह खाली सड़क पर हॉर्न बजा रहा था, लेकिन दैविक, वो आखिरकार उसी नाम पर आकर रुक गया। कार में खामोशी छा गई। फिर वो लंबी सांस छोड़ते हुए चिल्लाया, बाहर में गया दैविक, मुझे किसी की परवाह नहीं। आई लव यू बहार, मैं प्यार करने लगा हूँ तुमसे। उसने सुनसान सड़क पर जोरों से हॉर्न बजाया और कार की स्पीड बढ़ा दी। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।